हम तो वेट कर रहे थे कि कब हम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है और एक्सप्रेसो लगाकर हमें देखने के लिए अगले 2 घंटे के लिए इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं इमरान हसन और ये है अरमला हसन, दोनों होंगे। मेरा नाम बताना होता है। मैं हूं अरमला हसन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और आज वीकेंड भी है और उसके लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, वीकेंड के लिए ये भी तैयार है और आई होप कि आप भी तैयार हैं। वीकेंड्स दिलचस्प तो हो रहे हैं, लेकिन इस वीकेंड के ऊपर या किसी भी आने वाले अगले कम से कम 2-3 वीकेंड्स के ऊपर खुदारा आप घर से ना निकलिए, बाहर मत जाइए, गैदरिंग्स में ना जाइए और नानी के घर बच्चों को ना ही लेके जाइए, ज्यादा बेहतर है। और मजे की बात तो ये है कि लोग अभी तक भी शादियां अटेंड कर रहे हैं। भाई शादियां अटेंड नहीं करें, बहुत ग्रैंड शादियां अटेंड कर रहे हैं। मतलब ये आप सबको बहुत ख्याल करने की जरूरत है कि शादियां, वैसे मेरे ख्याल से ना कोविड के दिनों में एक अच्छी बात ये थी, जब फर्स्ट वेव आई थी तो लोग घरों में शादियां कर रहे थे, छोटे खर्चे भी कम हो रहे थे। लेकिन अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है कि ग्रैंड शादियां लोग उसी तरह से अटेंड कर रहे हैं बगैर किसी मास्क और प्रोटोकॉल्स के। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज का जो शो है, खास तौर पे इसका पहला हिस्सा खास तौर पे हमने इसी हवाले से डिजाइन किया है कि आज थोड़ा ज्यादा हम कोविड सिचुएशन पे बात कर लें और ये देख लें कि इस वक्त मुल्क कहाँ पे स्टैंड करे। ओवरऑल तो सिचुएशन बेहतर नहीं है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी क्या सूरत हाल बन रही है और खासतौर पे स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ओवरऑल तमाम ही मौज़ूआत आज के शो का हिस्सा रहेंगे। लेकिन चूंकि वीकेंड है, हम कोशिश करेंगे कि सेगमेंट्स की शक्ल में भी आपको एंटरटेन करें और सेगमेंट्स हमारे पास एज यूजुअल बहुत अमेजिंग है आज के भी। लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे आज की हेडलाइन। शुरू करेंगे। It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible. मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आजम के बाद आर्मी चीफ ने भी भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पीडीएम में दरार मजीद वाजे हो गई। इस्तीफों के बाद सेनेट में भी ओपोजिशन लीडर के मामले पर नया तनाजा सामने आ गया। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए स्पीकर कौमी असेंबली मुतहरिक पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी के लिए तमाम जमातों के सरबराहान को खत लिख दिया। कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचाने लगी। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7% से तजावुज कर गई। नींद से बेदार होने के बावजूद मफलूज होने की वजूहात जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अमेरिका में कम उम्र मुंतखब मुसलमान ओहदेदार होने का एजाज रखने वाली पाकिस्तानी खातून बुशरा एम.ए. वाला होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। शानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी में महारत रखने वाले अदाकार मोहम्मद अली की 15वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहम्मद अली साहब को हम याद करेंगे। इन्हें जज्बात का शहनशाह भी कहा जाता है और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रहे। और अब भी जब हम बेहतरीन अदाकारी की बात करते हैं या रोमानवी और जज्बाती अदाकारी की बात करते हैं तो मोहम्मद अली साहब का नाम काबिल जिक्र होता है। इस पर बात करेंगे हम। येट हम नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर के ऊपर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। हलाकतों और नए केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में अमवात और मस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। बड़े शहरों में अगर केसेस की बात की जाए तो 5%, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस का जो मजमूई तनासुब है वह 7.7% हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो उसमें केसेस की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। सुबह पंजाब में बरतानिया से मुंतकिल होने वाले वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है और गुज़िश्ता कई रोज से यहाँ इन्फेक्शन की सूरत हाल भी बिगड़ती चली जा रही है। बिल्कुल। और पंजाब में जैसा कि आपने इस्लामाबाद की वैसे बड़ी अलार्मिंग है, छोटा सा शहर है और सबसे ज्यादा केसेस हैं। दूसरी जाने पंजाब में 60% जी, लाहौर में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पूरे पंजाब में से 60% केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि लाहौर इस वक्त सबसे ज्यादा डेंजर जोन के अंदर है। लाहौर समेत पंजाब के हम अगर मरकजी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए मुख्तस बेड्स अब खत्म हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स कम पड़ने लगे हैं। ये वो चीज़ है, ये वो सिचुएशन है जो हम पहली वेव के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुदा न खास्ता ना हो जाए। पहली में नहीं हुई, दूसरी में नहीं हुई,
अब 1 साल के बाद आके हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ये लहर बहुत खतरनाक हो चुकी है। बढ़ते केसेस के बायस गवर्नमेंट ने सूबे भर में लॉकडाउन का इशारा दे दिया है। बिल्कुल, और बलूचिस्तान में भी बात की जाए तो कोरोना के फैलाव की शरह में अचानक इजाफा हो गया और जो कोरोना के केसेस हैं उनकी शरह 5% तक पहुंच गई है। सिंध की बात की जाए तो उसमें भी कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज हो गए हैं। कई शहरों में स्मार्ट लॉक लगाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने कोरोना के बढ़ते केसेस पे तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अवाम की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर कोरोना की सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो कारोबार बंद करने के साथ साथ सख्त पाबंदियां लगाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। दूसरे मुल्क भर में वैक्सीन का हवाले से बात करें तो उसका सिलसिला भी जारी है। चीन से 5 लाख डोजेस की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जबकि सिंध में भी बात की जाए तो निजी कंपनी की तरफ से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो कराची पहुंच चुकी है, स्पुतनिक 5, और सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम इमरान खान ने भी वैक्सीन लगवा ली है। और इस मौके पर उन्होंने कौम से अपील भी की कि कोरोना की तीसरी लहर में जो इसके पेश नजर है एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और इस बात को मेक श्योर किया जाए कि आप लोग तमाम तरह एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि अभी भी वही तीसरी वेव के हवाले से अगर हम बात करें तो इट्स गेटिंग वर्स। और जिस तरह से हम आपके स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, अब पंजाब स्पेशली हम लाहौर की बात करें 60% केसेस रिपोर्ट हो रहा है। इट्स वेरी अलार्मिंग। बिल्कुल, और वजीर आजम ने तो वैक्सीन लगवा ली, बाकी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी है 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए। लेकिन इस वक्त मैं यकीनी तौर पे ये बात पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है कि आप अगर और कुछ नहीं कर सकते, बाकी एसओपीज को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हैं कम से कम आप गैदरिंग्स तो अवॉइड कर सकते हैं और अननेसेसरी गैदरिंग्स तो अवॉइड कर ही सकते हैं। यानी कि आप रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना छोड़ सकते हैं, आप मुख्तलिफ शादी ब्याहों के अंदर है, लेकिन स्टिल लोग टेक अवेज और इस तरह के खाने पीने की जगह पे मुख्तलिफ इकट्ठे भी आउटडोर जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल नहीं रुकी। शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोगों का जाना बंद नहीं हुआ। मतलब ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि अवॉइड की जा सकती हैं और हम क्यों अपने आप को स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं। वैसे इसका बेहतर अंदाजा उसी वक्त होता है अरमला जब आपके आसपास कोई ना कोई कोविड पेशेंट हो और उससे आपको देख के अंदाजा होता है कि पूरी फैमिली किस हद तक डिस्टर्ब होती है, फिर आपके पैसे कितने लगते हैं। और समटाइम्स तो ये होता है कि आप मेडिसिन के लिए मारे मारे फिरते हैं, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही होती, बेड्स नहीं मिल रहे होते। और अभी आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर्स आपको यही कहते नजर आते हैं कि आप कोशिश करें कि पेशेंट को घर पे ट्रीट करें, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद वो 10 और बीमारियां साथ लग जाएं, 10 और इन्फेक्शंस लग जाएं साथ, और उसके साथ साथ इस वक्त जो इंतजाम है अस्पतालों का वो तो इमरजेंसी की सूरत हाल में मुश्किल है। और इमरान, उसके साथ साथ जब खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो आप अपने किसी रिश्तेदार उससे मुलाकात नहीं कर सकते, आप उसके साथ बैठ नहीं सकते, उसकी आदत नहीं कर सकते। दैट्स समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग मेरे ख्याल से। और हम सबको यही बात, इन सारी बातों को बताने का ये डराना मकसद नहीं है, बेसिकली पर्पस यही है कि आप पहली ही स्टेज पे एहतियात कर लें। हम सब की मजबूरी होती है ऑफिस जाना, काम करना, बट स्टिल वी कैन मेक श्योर कि हम एसओपीज को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और जिस तरह से आप पब्लिक गैदरिंग्स की बात कर रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने फर्स्ट वेव में एहतियात किया था और इस वजह से हमने काबू भी पाया। जब सेकंड वेव और ये थर्ड वेव, इट्स गेटिंग वर्स्ट और लोग बार-बार लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत को भी हम कहना बहुत जरूरी है, ये जो यूके स्ट्रेन आया है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। हुकूमत की तरफ से डेफिनेटली इसमें नाअहली सामने आई है, डेफिनेटली नेग्लिजेंस है, क्योंकि अगर आप फ्लाइट्स के ऊपर स्क्रीनिंग का अमल तेज तरीन रखते, मैं उस प्रोसीजर में नहीं जाना चाह रहा जो प्रैक्टिकली लोग हमें बताते हैं कि किस तरह की नाअहली दिखाई जा रही है। अगर आपको पता है कि यूके स्ट्रेन या दीगर स्ट्रेन के हवाले से खबरें आ रही हैं और हमने अपने शोज में कई दफा बात की है इस स्ट्रेन को लेकर कि क्या इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आंसर इज नहीं कर रही। वो यूके स्ट्रेन पाकिस्तान में आया और इस वक्त 60% केसेस जो हम लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर बता रहे हैं उसका ताल्लुक उसी यूके स्ट्रेन से है। और इसके बारे में डॉक्टर्स कह चुके हैं, हमारे शोज में भी कह चुके हैं कि वो सबसे ज्यादा तेजी से इन्फेक्ट करता है, मुंतकिली की रेशियो बहुत हमारे यहाँ वो फैल रहा है। और यहाँ से जो पाकिस्तानीज यूके जा रहे हैं और जो रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड फ्लाइट्स के थ्रू, वहाँ पे उनको एक तो बहुत किसी इमरजेंसी की सूरत में आना है तो उनको कुछ लेटर वगैरह इशू कराना पड़ता है, बट स्टिल दे हैव टू पे फाइन फॉर दैट कि वो ट्रैवल कर रहे हैं इस कोविड की सिचुएशन में और कुछ पाउंड उनको पे करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना यहाँ पे क्वारंटीन का कोई सिलसिला है, लोग आ रहे हैं बगैर स्क्रीनिंग के। एग्जैक्टली, हम क्वारंटीन भी नहीं कर रहे, उनको 14 डेज आप रखा और मैं तो ये भी डिस्कस कर रहा था कि यूके के साथ तो हमारे बॉर्डर्स भी शेयर्ड नहीं है कि कोई वैसे ही आ जाए यहाँ पे छुप के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फ्लाइट्स के जरिए लोग आते हैं, तो हमारे 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर एक चेक रखा जा सकता था जो कि नहीं रखा गया और अब तो वो हो गया जो होना था और वैसे ही हुआ जैसा बिल्कुल शुरू में हुआ था। जब जैसे कोरोना वायरस, इस वक्त डॉक्टर नौशीन हामिद शायद हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम ये जो यूके स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर से हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बात को का इजहार किया है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि यूके स्ट्रेन सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है तमाम मरीजों को इस थर्ड वेव के अंदर।
कोई चेक नहीं किया गया और अभी तक भी सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। हमारे यहाँ तो बस ऐसा है कि बस जो है जैसे है कि बुनियाद पे चला जा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे जो एकदम इतना बड़ा आउटब्रेक सामने आ गया कोरोना का? देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस वक्त प्रीडोमिनेंटली जो है वो यूके का हमारा स्ट्रेन इस वक्त तमाम बड़े शहरों में उसकी मौजूदगी है और ये बहुत तेजी से फैलता है। वो कि ये उतना खतरनाक नहीं है। ये पहले इसकी बीमारी की नौयत वही है जो पहले स्ट्रेन की थी, मगर ये फैलता चूंकि तेजी से है और इसमें चूंकि ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं तो इसलिए फिर जो केसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उसमें सीरियस केसेस की तादाद भी फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल था इस कोविड के टेस्ट किए तभी, और ये इस स्ट्रेन के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट किए तभी तो ये डायग्नोज हुआ है कि ये कहाँ कहाँ इसकी मौजूदगी है। तो गवर्नमेंट विजिलेंट थी, मगर जब इतना ज्यादा इन्फ्लक्स पूरी दुनिया से हो रहा हो तो उस हद तक, क्योंकि इसका स्ट्रेन की जो टेस्टिंग होती है एक सिंपल कोविड टेस्ट होता है और स्ट्रेन के लिए जो टेस्ट करना होता है वो उसकी और ज्यादा डिटेल होती है। तो बहरहाल गवर्नमेंट अभी भी अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, मगर ये स्ट्रेन भी अगर अवाम एहतियात करे तो हम इसके खिलाफ। डॉक्टर साहब, कुछ चीजों के बारे में तो कहा जाता है ना कि आगाज भला तो सब भला, लेकिन कुछ चीजों के बारे में जैसे पेंडेमिक्स हैं या किसी मसले से निपटने की बात है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, तो कहते हैं कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। ये क्रेडिट हम ले सकते थे या ले सकते हैं, गवर्नमेंट ले सकती है अगर सब कुछ इख्तिताम ठीक हो और हम सक्सेसफुली इससे निकलें। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम क्रेडिट्स पहले लेना या देना शुरू कर देते हैं। अभी तो कोविड गया नहीं है और हॉस्पिटल्स इस वक्त सिचुएशन की सूरत हाल में पहुंच चुके हैं। इवन मैं आपको जाती तजर्बे की बुनियाद पर बता सकता हूं कि पेशेंट्स ले नहीं रहे हैं हॉस्पिटल, उनके पास जगह नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सूरत हाल वहां पे ले गए जिससे हम डर रहे थे। तो अभी क्या लाया अमल है, कैसे निकले इससे? हम लोग इस वक्त दो तरीके से कर रहे हैं। जाहिर है एक तो ये कि हॉस्पिटल कैपेसिटी और वहाँ पर जो सारे इंतजाम हैं उनको सारों को उनकी बढ़ाया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ ये कि वैक्सीन प्रोसेस को तेज किया जा रहा है ताकि इस वक्त तो वाकई का ये है कि जल्द से जल्द अपनी 70% पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट कर लें। ठीक है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। अभी कल हमारे पास आने वाले दिनों में साइनोफार्म, उसके अलावा हम 60,000 डोजेस कैंसिनो बांट। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, अगर आप थोड़ा माइक करीब कर लेंगी तो दैट विल बी ग्रेट। डॉक्टर साहब, आपने अभी वैक्सीन के हवाले से बात की। अभी हम जिस तरह से इमरान ने भी मेंशन किया कि हॉस्पिटल्स की सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी सुनने में नहीं आ रही, और जिस तरह से आपने कैपेसिटी का भी हाईलाइट किया कि कैपेसिटी नहीं है, तो क्या पंजाब हुकूमत इस हवाले से कोई, जिस तरह से हमने पहले एक्सपो सेंटर को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया था या इस तरह के मामला थे, कंसिडर कर रही है? क्योंकि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था हमने इस पे जो कहना उसको वाइंड अप करना शुरू कर दिया था, तो अभी हमें दोबारा से जरूरत है। इस हवाले से कुछ कंसिडर किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? कॉल दोबारा मिलाई थी, हम चाहेंगे कि हम जरा जाने डॉक्टर साहब राब्ता हो पाए कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। अच्छा, मुतासरीन की तादाद इस वक्त 6,13,700 मुतासरीन की तादाद 6 लाख से ज्यादा है और 13,729 से जायद अमवात हो चुकी हैं। 5,77,000 लोग भी मस्बत आए और अब तक हम अगर पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट टिल नाउ, 7.5 ऑलमोस्ट। हर 100 में से 7.5%, 8 लोग हर 100 में से तकरीबन इस वक्त इससे इन्फेक्ट नजर आते हैं। और ओब्वियसली अगर एक बंदा इससे उस इन्फेक्शन को लेकर चलता है अरमला, तो वो आगे उसको स्प्रेड आउट करता है और आगे कई लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एज अ करियर। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। खैर, आपको स्टैट्स दिखा रहे हैं, इस पे बात हम करते रहेंगे। ये एक ब्रेक लेनी है? बिल्कुल, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कोविड के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी में कमाल महारत रखने वाले और शहनशाह जज्बात के नाम से शोहरत पाने वाले जनाब अदाकार मोहम्मद अली साहब की, जिनके मद्दाह आज उनकी 15वीं बरसी मना रहे हैं। मारूफ अदाकार मोहम्मद अली ने बरसों फिल्मी दुनिया पर राज किया। मोहम्मद अली हिंदुस्तान के शहर रामपुर में पैदा हुए और तकसीम बरसगीर के बाद उन्होंने पाकिस्तान आकर रेडियो पाकिस्तान कराची से अपने फनी करियर का आगाज किया। मोहम्मद अली की भरपूर आवाज़ ने उन्हें एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर की हैसियत से मनवाया और उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज़ ने अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से बतौर विलन फिल्मी करियर का आगाज किया और शुरू की चंद फिल्मों में मनफी किरदार भी निभाए। बतौर हीरो इनकी पहली फिल्म शरारत थी।
मूवी और जज्बाती अदाकारी का जिक्र होता है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात होती है, मोहम्मद अली का नाम सरे फहरिस्त होता है। मोहम्मद अली की शोहरत का आगाज 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म खामोश रहो से हुआ। इसी फिल्म पर उन्होंने बतौर मुआविन अदाकार पहला निगार अवार्ड भी अपने नाम किया। सायका, वहशी, आस, आईना और सूरत, इंसान और आदमी समेत हैदर अली उनकी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनकी अदाकारी बामे उरूज पर रही। वो अपनी मिसाल आप रहे, जो भी किरदार निभाया कमाल निभाया। उनका शुमार एशिया के 25 बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में होता है। मोहम्मद अली ने कई समाजी काम भी किए, जिनमें से एक के तहत थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को तिबी इमदाद फराहम की जाती थी। 19 मार्च 2006 को गुर्दों की बीमारी के बायस लाहौर में फिल्मी दुनिया पर राज करने वाला यह सितारा जहाने फानी से कूच कर गया, मगर उनकी लाजवाल अदाकारी आज भी आवाम के दिलों पर नक्श है। मोहम्मद अली साहब के ऊपर मुख्तलिफ जो सिंगर्स थे उस वक्त, मुख्तलिफ गुलकार जिनकी आवाज़ों को बड़ा क्या कहना चाहिए पसंद की निगाह से देखा जाता था। उसमें मेहदी हसन साहब, मसूद राना, मुजीब आलम, उस वक्त जितने भी मशहूर गाने वाले थे, इखलाक अहमद इनफैक्ट उनकी आवाज़ भी शामिल थी। 1984 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया और 8 निगार अवार्ड भी मोहम्मद अली साहब ने अपने नाम किए और एक नई असनाफ कहना चाहिए अदाकारी की कई वो भी रुशनास करवाई। अदाकारी के मैदान में बहुत बड़ा नाम थे। आज से 15 साल पहले हमसे जुदा हुए 2006 में, आज उनकी बरसी है। हमने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे बहुत ही अहम खबर जो कि इस वक्त तमाम अखबारात की भी जीनत है और ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बड़ा अहम नज़रों से देख रहा है। वो है पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से। तो लगता ऐसे है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। बात करें गुज़िश्ता माह 25 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राबता हुआ और LOC पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल करने पर इत्तफाक किया गया, जिसके बाद से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की कोई इतला नहीं है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने का पहला एक पॉजिटिव जेस्चर था और इसके वक्त पाकिस्तान की जो टेंट पेगिंग टीम है वो आलमी मुकाबले में शिरकत के लिए भारत में मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर बात की जाए तो 3 साल बाद नई दिल्ली में 23 और 24 मार्च को सिंतास कमीशन की मीटिंग भी होने जा रही है और इसी साल अगर बात करें तो अक्टूबर में T20 का वर्ल्ड कप भी भारत में होने जा रहा है। बिल्कुल। और कल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आर्मी चीफ की जानिब से 2 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 1/3 इलाका है, इसमें कशीदगी कम किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस वक्त हमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से इस हवाले से बात करते हैं, चूंकि इंतहाई अहम स्टेटमेंट है और इसको बड़ा अहम नजरों से देखा जा रहा है आने वाले वक्त के तनाजुर में। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ मौजूद है। बड़ी अहम स्टेटमेंट कल आर्मी चीफ ने दी और ये मौक़िफ़ इससे पहले इमरान खान साहब का भी रहा है, तो अब हम क्या समझें इसके बाद? कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि कोई पॉजिटिव जवाब भारत की तरफ से आएगा? लाया अमल क्या है हमारी हुकूमत का? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सीज फायर पेशरफ्त हुई है ये एक अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि उससे मासूम कश्मीरी मुतासिर हो रहे थे और हिंदुस्तान मासूम और निहत्ते सिविलियंस को निशाना बना रहा था। हमारी दिक्कत ये थी कि हम आम शहरियों को निशाना बना नहीं सकते, क्योंकि लाइन के उस पार जो कश्मीरी बसते हैं वो हमसे हमदर्दी रखते हैं और हम उनसे हमदर्दी रखते हैं। तो ये एक जो पुरानी रिकमिटमेंट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसका इजहार एक मुस्बत पेशरफ्त है। नंबर 2, इमरान खान ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने पहले दिन इक़्तिदार संभालने से पहले एक बयान दिया था कि अगर हिंदुस्तान अमन की तरफ एक कदम उठाता है तो हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता ये है कि कदम उठाने से हिचकिचाया कौन और पीछे की तरफ कदम किसने उठाए? 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं वो आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ कदम थे और उसने सारे माहौल को बिगाड़ दिया। आपने देखा एक रद्द अमल आया, मकबूजा कश्मीर में आया, पाकिस्तान में आया, कश्मीरियों ने लाइन के इस पार और उस पार उन इकदामात को मुस्तरद किया। हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो समझता है कि ये इकदामात बेसूद थे, बेमानी थे और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि
कश्मीरियों को ज्यादा एलियनेट किया गया है। अब अगर हिंदुस्तान चाहता है कोई पेशरफ्त हो तो देखना यह है कि क्या वो अपने फैसलों पर नजरसानी करने के लिए तैयार है, क्या वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने तो कभी गुफ्तगू शनीद से इनकार नहीं किया और ना ही फरार हासिल किया है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपकी क्या राय है और पाकिस्तान क्या पॉलिसी है इस मामले के ऊपर। ऑब्वियसली बड़ी वाज़ेह है, लेकिन चूंकि रीसेंट स्टेटमेंट है तो इस पर जानना जरूरी था। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और खुद बहुत अरसे तक वाबस्ता रहे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज से, ओब्वियसली बड़ा करीबी समझते हैं इन सिक्योरिटी के मामलों को। जनरल साहब, एक तो ये जो सीज फायर का मामला था इसको खुशाइंद, डेफिनेटली खुशाइंद ही कहा जा सकता है। पाकिस्तान हर अमन की कोशिश को वेलकम करता है, लेकिन कल जो आर्मी चीफ ने एक बार फिर बात की है तो यहाँ पे सवाल ये कि इससे पहले भी पाकिस्तान इज बीन क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन हमारी इस पॉजिटिविटी को हमेशा एक वीकनेस के अदसे से देखता रहा है भारत के। शायद हम कोई मजबूर हैं, शायद हम ही हम चाहते हैं और वो बड़ा है तो इसलिए हमें दबा के रखेगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं जो कल आर्मी चीफ ने भी दी और पहले प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके हैं? जी, चूंकि इसका अहाता कर लिया है वज़ीर खारजा ने भी और आपने, तो मैं इससे आगे की बात करूंगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि एक तो हकीकत है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी आपस में बैठकर कोई मसला हल कर नहीं पाए, आज तक हुआ नहीं है। मतलब अब शुरू से देख रहे हैं 47 की जब कश्मीर की जद्दोजहद चल रही थी तो ये उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर 65 में सिंताज का मुआहदा वो भी किसी और की, तो ऐसे चलते चले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अभी थोड़ी सी ये आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस की काविशों का नतीजा नहीं हो सकती, इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिकन इस सिलसिले में बड़े एक्टिव हैं और बेसिकली वो इसलिए ज्यादा एक्टिव हैं कि पाकिस्तान उनके लिए दोबारा बहुत अहम हो गया। ये दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बल्कि कई 12 या कितनी दफा कहना चाहिए। ये बस हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी काविशें अपनी जगह जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अमन तो सबसे अच्छी ऑप्शन है और अमन के बगैर खुशहाली जो है इसका इम्कान नहीं है, ना हिंदुस्तान के अवाम के लिए ना पाकिस्तान के अवाम के लिए। बिल्कुल साहब, अभी आप जिस तरह से अमन के हवाले से बात कर रहे हैं, हम वजीर आजम की स्टेटमेंट को देखें या आपकी स्टेटमेंट को देखें, दोनों में बहुत हमें पॉजिटिविटी नजर आई एक बार फिर से। और अगर आपको लगता है कि ये जो इस तरह के बयान देखने में आ रहे हैं इससे भारत से मुतल्लिक जो पॉलिसी है या मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान की कोई पॉलिसी तब्दील होते देख रहे हैं या इस हवाले से टेबल टॉक की जाने आ रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि तब्दीली कुछ लोग इसका इंडिया दे रहे हैं और कुछ लोग इससे ये बात अखज़ कर रहे हैं कि शायद कोई तब्दीली है। देखिए, कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान की तब्दीली सिर्फ लीडरशिप पर उसका इन्हिसार नहीं है। ये जब तक कश्मीरी नहीं मानेंगे और पाकिस्तान की मेजॉरिटी नहीं मानेगी कश्मीर की पॉलिसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अगर कोई लीडरशिप ये समझती है, चाहे पॉलिटिकल है चाहे मिलिट्री है, कि उनकी कोई किसी खास थिंकिंग की वजह से या उनके कोई बड़े विजडम की वजह से कोई तब्दीली आ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोशिश भी की जा रही है। मुझे ऐसे लगा जैसे, चूंकि मैं दोनों जगह मौजूद था, जब वज़ीर आज़म की तकरीर भी मैंने सुनी, चीफ की तकरीर भी मैंने सुनी, तो उससे जो मुझे तासर मिला वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन आपको 370 की जो एब्रोगेशन है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज मुझे नजर आया है और इसका ये मतलब है कि तब्दीली ऐसा सच कोई नहीं है। दोबारा कल आर्मी चीफ ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक कश्मीर के मसले के हल की बात की। ठीक है जल साहब, हमारा एक तजुर्बा ये रहा है सिफारती सतह पे खास तौर पे कि भारत हैज ऑलवेज बीन वी बीन बैकस्टैब्ड बाय इंडिया ऑलवेज। हमें हमेशा जब भी हमने कोशिश की है, और हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, आपने तो पाक फौज के अंदर सर्व किया तो आप बहुत बेहतर समझते हैं, और हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें पता है कि पाकिस्तान अमन के लिए कितनी कोशिशें करता है, पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी हालात के अंदर कितनी तब्दीलियां की हैं और कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमें इस बात का पता है। लेकिन दूसरी जानिब जब भी इंटरनेशनल एरिना पे हम जाते हैं तो भारत हमेशा पाकिस्तान को धोखा हुआ है, मायूसी हुई है। तो अब ट्रस्ट फैक्टर कैसे आएगा कि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि एक बार फिर हम अमन की बात कर रहे हैं, हम फिर उस सारी मुहिम को जो हमने भारत की सबोताज की है, जो उसने पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए की थी, कहीं उसको हम नुकसान ना पहुंचा दें। पाकिस्तान को अब दुनिया मान रही है, इदराक कर रही है हमारी कुर्बानियों का इस वक्त 2021 के अंदर। जी, ये आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए कि जो हिस्ट्री है, जैसे कि कल कुछ गलत तावील दी जा रही है कि आर्मी चीफ ने कहा कि हमें माजी को दफन कर देना चाहिए। माजी को दफन जरूर कर देना चाहिए, माजी से जो सबक सीखे हैं उनको दफन हरगिज नहीं करना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो माजी से जो हमारे सबक हैं
जो हमने हिंदुस्तान के रवैये के बारे में सीखे हैं और जो हमने अमेरिकन रवैयों के बारे में सीखे हैं, मैं इसको जरा एक्सपैंड करूंगा, उसको दफन हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि अमेरिकन सिर्फ ट्रांजैक्टिव उनके मामलात होते हैं, जो ही उनका मसला हल हो जाता है वो इस्तेमाल शुदा कपड़े की तरह फेंकते हैं मुल्कों को। और इसी तरीके से हिंदुस्तान जब अंडर प्रेशर आता है तो वो बात मानता है, और जो ही वो प्रेशर खत्म होता है तो दोबारा अपने पुराने रवैये पर आ जाता है। तो ये बात मेरा ख्याल है यकीनन हमारी लीडरशिप के जहन में होगी, इमरान खान साहब के जहन में भी होगी, जनरल बाजवा के जहन में भी होगी कि हम माजी को की तलखियां दफन करने को तैयार है, लेकिन माजी के सबक दफन करने को हरगिज तैयार नहीं है। उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जनसब, अगर हम भारत के मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त का इक़दाम है उसको देखें, अगर वो वापस नहीं लेता तो क्या फिर भी भारत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? किस बात के मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो असूली स्टैंस है वो ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उनके मुताबिक आगे बातचीत चलाई जाए। और ये भी इंडिया दे रही है वज़ीर आज़म ने कि जब तक वो इक़दाम वो वापस नहीं लेंगे आगे बातचीत के इम्कान कोई नहीं। तो बातचीत का ऑफर मौजूद है, लेकिन एक कंडीशन उसके साथ है। और वो यही है यहाँ पे अब थोड़ा सा खुली बात हम ये कर सकते हैं, चूंकि आप तो बहुत ही बेहतर ओब्वियसली समझते हैं, भारत ऐसा क्यों करेगा? अभी थोड़ा सा प्रेशर भारत के ऊपर इंटरनेशनली बिल्ट हुआ, यूरोपियन यूनियन में यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई, फिर डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई, पाकिस्तान ने डोजियर्स डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस में दिए, फिर हमारा इमेज दुनिया में एज अ पीस कीपिंग नेशन बहुत बेहतर हो रहा है, हमारी फौज का इमेज बहुत बेहतर हो रहा है, दुनिया बहुत बेहतर नजरों से देख रही है। तो व्हाई वुड इंडिया डोंट यू थिंक कि हमें जो एक प्रेशर वाली पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखते हुए देन डायलॉग की बात करनी चाहिए? और क्या ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूं या पॉलिसी इससे हटके? नहीं, जो बातें आप कह रहे हैं एक्चुअली ये प्रेशर ही है। ये जितनी बातें आपने कही हैं ये एक्चुअली प्रेशर डालती हैं। और अभी जो आज की जो खबर है, आपको पता होगा कि अमेरिकन जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने क्या बात कही है हिंदुस्तान के मुतालिक। उन्होंने डायरेक्ट उनको कहा है कि और फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी को कहा है कि इनके ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, जो उनके सारे मामलात की बात भी। एक और प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो भारत के अंदर से डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो मेन भारत की मेनलैंड में जो कुछ हो रहा है वहां पे भी प्रेशर डेवलप हो। राइट, हमने ब्रेक पे जाना है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इंशाल्लाह लेटर ऑन दोबारा कोशिश करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने ब्रेक लेनी है एंड ब्रेक के बाद वापस आओ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में खुश आमदीद कहते हैं और आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून से करवाते हैं जिनका नाम बुशरा एमी वाला है और उनको कम उम्र मुंतखब मुसलमान ओहदेदार का एजाज़ हासिल हुआ है। वो हालिया अमरीकी इंतखाबात में रियासत इलिनॉय के स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रुकन मुंतखब हुई हैं और इस वक्त बुशरा हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं ऑल द वे फ्रॉम शिकागो। वेलकम टू एक्सप्रेसो बुशरा, आई होप यू आर डूइंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जो अमेरिकन मुसलमान जो है बेसिकली पहली खातून है, पाकिस्तानी खातून है, और उसके हवाले से बताएं कैसा लग रहा है आपको मुंतखब होके, और अपने इस डेजिग्नेशन के हवाले से थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा। जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं वेरी प्राउड फील करती हूँ कि इस पोजीशन पर मैं पहुँच सकी हूँ। एंड इस पोजीशन बेसिकली बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहलाता है, इन सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को ओवरसी करता है मेरे कम्युनिटी में। ओके, बिल्कुल सही है। तो जब आपने कैंपेन शुरू की इसको लेकर, एक तो ये कि एजुकेशन के अंदर क्या आपका इंटरेस्ट मौजूद था, कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स आप अपने तौर पे प्लान की हुई थी या प्लान की हुई हैं जिसकी बेस पे आप आना चाहती थी, और क्या बतौर मुसलमान ड्यूरिंग कैंपेन कोई प्रॉब्लम्स भी हुई आपको वहां पे? जी, तो मेन चीज जो मुझे लेकर आना था वो हलाल फूड इन स्कूल्स। ऐसे पहले नहीं कर चुके थे मगर कोशर फूड अवेलेबल था दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। मैं ऑल्सो एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करना चाहती थी। तो फॉर एग्जांपल हमारे बोर्ड मीटिंग्स रिकॉर्ड नहीं होते थे, मगर मैं चाहती थी कि सब लोग देख सके हमारे बोर्ड मीटिंग्स घर पर भी दूसरे टाइम पर भी, तो उसके बाद रिकॉर्ड करने लगे। एंड तीसरी चीज ये है, हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस डे कहलाता है, उसका दिन हमने इंडिजिनस पीपल डे का चेंज किया, तो वो थिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ टू डू दैट टू। एंड चैलेंज, जी, और जो चैलेंजेस मुझे लगे, मुझे
यूं नहीं था बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ, बट बिकॉज मैं एक वुमन थी, मुझे लगा उसकी वजह से ज्यादा चैलेंजेस फेस करी। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह से आपने कहा एज ए विमेन आपको चैलेंजेस फेस करना पड़े, और आपने बहुत यंग एज से 19 ईयर्स से आप इस तरह से वर्क कर रही हैं इस हवाले से, स्टार्टिंग से लेकर अब तक जिन चैलेंजेस को आप समझती हैं कि आप समेत बहुत सारी खवातीन जो अमेरिका में सेटल हैं या कहीं दीगर ममालिक में सेटल हैं, उनको किसी भी पोजीशन तक पहुंचने के लिए इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनको वो रिलेट कर सकें, उनको भी थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। जी, तो a lot of the challenges जो मैंने नोटिस किया था कि लोग बस एज अ वुमन मेरे चेहरे के बारे में बात बस करते थे, बस मेरे अपीयरेंस के बारे में बात करने का बहुत शौक था। ये नहीं कि मेरे पॉलिसी आइडियाज सुने, बस यूं शौक था कि कैसे कपड़े पहने हुई है, इसका हिजाब कौन सा कलर का है, सबको एक ऑब्सेशन था इस बात के ऊपर मुझे लगा। तो ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस भी हैं मगर बहुत बड़े भी हो जाते हैं, बिकॉज लोग को अगर आपका पॉलिसी नहीं पता तो आपके लिए वोट कैसे कर सकते हैं। एंड हर लेवल पर इनके ओन चैलेंजेस मुझे लगता है होता है। मुझे लगा कि इस लेवल पर हिलरी क्लिंटन को भी ऐसे चैलेंजेस फेस हुए, राइट? सब लोग इसके पैंट सूट के बारे में बात करते थे। इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा मसला इस्लामोफोबिया है बुशरा, और हम बीइंग मुस्लिम्स का सामना हमें हर वक्त करना पड़ता है। दो के बहुत सारे लोग जो हैं वो आप जैसी सोच के हामिल भी हैं, और अमेरिका जैसे माशरे के अंदर भी अपने आप को खास तौर पे ख़वातीन होते हुए मनवा रहे हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया एक ऐसा बुखार बन चुका है बहुत से लोगों के माइंड्स के अंदर, खास तौर पे इंटरनेशनल लीडरशिप के कुछ सेक्शंस के अंदर, जो कि ओवरऑल मुसलमान कम्युनिटी को बड़ा डैमेज कर रहा है। खास तौर पे आप जैसे लोग जो बाहर रहते हैं, जो जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में हैं, उसको लेकर एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप कोई चेंजेस करना चाहती हैं? आपने कुछ प्लान किया है जिससे ये तशख़्ख़ुस बदले, इमेज बदले मुस्लिम्स का इन इंटरनेशनल कम्युनिटी? जी, दो चीजें मैंने भी सोचा है। एक के रमजान और ईद हमारे स्कूल कैलेंडर पर रिफ्लेक्टेड हो ताकि सबको पता चले कि रमजान कब होता है, ईद कब होता है। ऐसे हॉलीडेज हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स जो सेलिब्रेट करते हैं, बस क्रिसमस बस नहीं हो, राइट? सारे हॉलीडेज रिफ्लेक्टेड हो। तो दिवाली भी, यौम किपुर भी, रोश हशाना भी, ये चारों हॉलीडेज मैंने सोचा है ब्रिंग फोर्थ करना बोर्ड पर। तो वो इंशाल्लाह हमारे अप्रैल के बोर्ड मीटिंग पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज है कि हमारा जो करिकुलम होता है, जो हम टीच करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि मुस्लिम्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया हिस्ट्री में और सोसाइटी में, जो अच्छी चीजें हैं। बिकॉज अभी फिलहाल हम बस एक चीज के बारे में बात करते हैं, वो 9/11 है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि और क्या क्या मुस्लिम्स कर चुके हैं हिस्ट्री में, जैसे अलजेब्रा इन्वेंट किया, कॉफी इन्वेंट किया, इतनी सारी अच्छी चीजें कर चुके हैं। पूरा ऑटोमन एम्पायर था हमारा, तो ये चीजों भी सिखाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि आपका ताल्लुक कराची से है आई गेस, और आप उधर अमेरिका में सेटल्ड हैं, कुछ प्लान है आगे एज अ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंसी को लेकर, आगे जो कह ले एज अ कैंडिडेट आपने जाना है, आपका इसका फ्यूचर प्लान्स में कोई हिस्सा हो इसका? जी, सब मेरे से ये आजकल पूछते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग को लगता है कि मैं एक दिन प्रेसिडेंट भी बन सकती हूँ, और मुझे जरूर बहुत शौक है। अगर ट्रम्प बन सकते हैं तो आप तो बन ही सकती हैं, ट्रस्ट में। यही मैं बोलती हूँ, तो इंशाल्लाह देखते हैं, दुआ करें। मगर फर्स्ट हायर ऑफिस जो भी हो, कांग्रेस, सेनेट, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, वो फर्स्ट आएगा। ठीक है, चूंकि हमारा तो आप प्राइड इसलिए कि आप पाकिस्तानी, ऑब्वियसली आपकी रूट्स यहाँ पे हैं, दो यू आर सर्विंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा वहाँ से, उस सोसाइटी से, और वो चैलेंजेस जो आपको पेश आए उससे आपने सीखा होगा। आपने जो कुछ अब तक अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत सारे मसाइल है इसके अंदर, और ख़ासतौर पर जो फीमेल एजुकेशन है उसको लेकर। आने वाले वक्त के अंदर आप पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तानियों के साथ या हमारी गवर्नमेंट के साथ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करने का इरादा रखती हैं जिससे हम भी सीखें और हमें भी फ़ायदा हो, हमारी बच्चियां बेहतर पढ़ सकें? कुछ ऐसा है आपके जहन में? मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा, मगर मुझे बहुत शौक है कि मैं भी पाकिस्तान में ऐसा अच्छा काम कर सकूं, whether it be through non-profit work, leadership work or service work of any type of like that. But I think पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर ये लोग मुझे इनवाइट करना चाहे, मेरे एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहे, मैं तो ऑफ कोर्स ओपन आर्म्स के साथ बैठी हुई हूँ। नहीं, जरूर, अगर गवर्नमेंट इनवाइट करे ना करे, वी बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, जरूर चाहेंगे कि आप जब भी आपको मौका मिले आप पाकिस्तान आएं, और ताकि एक्सपीरियंस जो है आपका हम सीखें। आप कैसे? बिल्कुल, कैमरा आज से भी आपकी मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हुई आई गेस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, अगर आप बात करी हैं स्पेसिफिकली, चूंकि आप एजुकेशन सेक्टर को भी डील कर रही हैं, सो टेल अस अबाउट योर मीटिंग विद हर। With Kamala? Yeah.
यस so मैं कमला हैरिस से 2 दफा मिल चुकी हूँ। एक दफा 2018 में था जब वो ग्लैमर मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर बनी थी और मैं ग्लैमर मैगजीन की कॉलेज वुमन ऑफ द ईयर उस साल बनी थी, तो हम दोनों उस वक्त मिले थे। एंड देन जब वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी ने मुझे स्पेसिफिकली इनवाइट किया था जब वो शिकागो आई थी, तो तब वापस मुलाकात हुई थी। और देन जब वो वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी बनी बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज इतनी नाइस वुमन है, का नाम याद रखती है, इतने पोइज्ड एंड ग्रेस से खुद को कैरी करती हैं, तो रियली एक्साइटिंग था ये सुनकर। अच्छा, जो एशियन खवातीन है खास तौर पे पाकिस्तानी एंड ओवरऑल एशियंस, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इस सोसाइटी से निकल के वहाँ पे जाना। अगर आप यूएस बोर्न नहीं हैं तो ओबियसली ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और या वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त एशियंस, बिलखुसूस पाकिस्तानी खवातीन, उनको फ्यूचर के लिए क्या गाइडलाइंस आप दे पाएंगी? किन ग्राउंड्स के ऊपर वो काम करें तो आप जैसे एक बेहतर मार्क के ऊपर पहुंच सकती हैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी? जी, मैं हर दफा बोलती हूँ कि अच्छे नियत से हर दफा काम करना चाहिए। सो good intentions leads to good work and good things. So niyat comes before everything. Intention comes before everything. So having that good intent should be the core of leadership for everyone. So मैं ये usually advice देती हूँ। मैं also सबको बोलती हूँ कि dream big, shoot for the stars and be the change you want to see in the world. lovely. बुशरा, आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस तरह से आप एजुकेशन सेक्टर, जिस तरह से आपने कुछ चीज़ें तो मेंशन की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पाइपलाइन में हैं और आपकी प्रायोरिटी पे हैं कि आप उनको इस तरह से वर्किंग में लाएंगी, उनके हवाले से भी बताइएगा। अभी मेन थिंग ये करिकुलम मेरा पाइपलाइन में है एंड ये हॉलीडेज को ब्रिंग फोर्थ करना, मगर हमारे सारे प्रायोरिटीज थोड़े शिफ्ट हो गए कोविड की वजह से। तो जो हम करना चाहते थे और करना थे, पूरा स्कूल को रीस्टार्ट करने का पड़ा, right? We had to restart the entire school, so we had to start all over from the beginning. So a lot of the things that we wanted to do, we weren't able to do, unfortunately. तो सारे priorities थोड़े reshift हो गए, मगर मेरे personal goal wise मैं भी एक book लिख रही हूँ। That's great. चलें, in the end हमें ये भी बता दें, कराची के यहाँ बिरयानी खाती हैं आप? कराची में यूएस में रहते हुए, और पाकिस्तानी फूड पसंद है? Of course, बहुत पसंद है। मेरी अम्मी सबसे अच्छा पाकिस्तानी खाना बनाती है। Oh, lovely. So love to talk to her sometimes. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। It's an honor, such a pride that you're serving. You know, आप अपने आप चूँकि रूट्स आपकी पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जब भी आपको मौका मिले वंस अगेन ज़रूर पाकिस्तान आइए और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं और हम आपको सेट पे भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। विश यू ऑल द बेस्ट। बुशरा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और फ्यूचर प्लान्स में उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रेसिडेंट भी बनना है। मतलब इट्स अ गुड प्लान, साउंड्स लाइक अ प्लान। वी मस्ट से, और इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। इसी पॉइंट पे अब ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। क्या हो रहा है? मुझे नींद आ रही है। ये वो जुमला है जो मैं बहुत सुनता हूँ प्रोग्राम के बीच में, और अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा कौन सोता है तो अर्मिला हसन। तो आज इनका आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपको पता है? सोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज। इट्स स्लीप डे, और स्लीप डे के हवाले से हमने एक बड़ा सेगमेंट प्लान किया। हमारे साथ हिना भी हैं और वकार भाई भी हैं। तो उस सेगमेंट के हवाले से सबसे पहले आपको बता दें कि आप जब उठते हैं, उठने का दिल नहीं करता, आपको दिमाग कह रहा है उठो, और बॉडी कहती है नहीं। ये क्यों होता है? इसी पे हमने, मतलब कैसे करके बताओ। नहीं दिल कर रहा, नहीं दिल, आप बताएं। हिना एंड वकार भाई। थैंक यू सो मच इमरान एंड अर्मिला। वकार साहब, स्लीप पैरालिसिस के बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ही लगता है कि जब आपकी आंखें खुल गई और आप नींद से बेदार हो चुके हैं, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, मतलब माइंड एंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप उठना चाह रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं सक रहे। और बहुत से ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोगों का ये मानना है कि चुड़ैलें हावी हो गई हैं, या जिन चिमट गए हैं, या चपक गए हैं, कुछ ऐसा सीन हो गया। तो क्या कहेंगे, साइकोलॉजी इस पे क्या कहती है? साया हो गया है। साया हो गया, भूत बस रात को परफ्यूम लगा के दरख्त के नीचे से गुजरी है, सुबह उठ ही नहीं पा रही थी। आप सो के उठे और सो के उठने के बाद, यानी आप उठ चुके हैं, आप बेदार हो चुके हैं, आप तमाम आवाज़ें जो हैं आपको समझ रहे हैं, आपकी अम्मी काम कर रही हैं या आपके बच्चे हैं वो जो शोर मचा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पता है और आप उठ चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप उठने की कोशिश करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो मफलूज होती है, आप उठ नहीं पाते। कुछ लोगों को सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेयर होते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे उनके सीना जो है वो जकड़ा हुआ है और उनको सीने पे एक शदीद बोझ महसूस होता है, सांस में दिक्कत होती है और वो उठ नहीं पाते। अब जो उठ ना पाना है ये बजाते खुद, अच्छा कुछ लोगों को इवन हेलुसिनेशन भी होती है, यानी उनको कुछ चीज़ें नज़र भी आती हैं।
तो इन तमाम चीज़ें जो है मिल मिला के ये वैसी एक मंजर कशी बन गई है कि जैसे कोई जिन भूत और चुड़ैल होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये होता है इसलिए है कि आप यूँ समझें कि ये नाइट मेयर्स से मुख्तलिफ चीज़ है। यानी एक तो होता है ना कि नाइट मेयर्स होते हैं या खौफनाक या ख्वाब होते हैं, उससे तो आप बेदार हो गए, बाहर निकला है। ये एक और चीज़ है जिसमें बॉडी आपकी मफलूज है लेकिन आपका माइंड जो है वो बेदार हो चुका है और आप उठ नहीं पा रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पे दिमाग से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही बॉडी की, आप उठना चाह रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसका ये है कि ये बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो हमारी नींद का साइकिल है वो कोई 5 साइकिल्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ उन साइकिल्स में जाते हैं और उसमें एक रैम है, रैपिड आई मूवमेंट, कि वो है जिसमें हम ख्वाब देखते हैं और वो तमाम। उसके अलावा डीप साइकिल है जिसमें हम नींद में जाते हैं। मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं जिसमें हम जाके फिर रैम, और इस तरीके से ये चीज़ बार बार नींद में चेंज हो रही होती है। इसमें होता यह है कि जैसे आप रैम में जाते हैं तो जिसमें आप ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं तो ये वो वाली स्टेट है जहाँ पे आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे पैरालाइज कर दिया जाता है एक सिस्टम के थ्रू। उसकी वजह यह है कि आप एक्ट आउट ना करें अपने ड्रीम्स को। आपको मालूम है कि लोग एक्ट आउट करते हैं समटाइम्स, जिनको ये डिसऑर्डर होता है कि उनकी बॉडी उस तरह मफलूज नहीं हो पा रही होती तो वो एक्ट आउट करते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं और इवन कई जुर्म कर लेते हैं। आपको मालूम है कि कई ऐसे भी है हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने रात को सोते हुए कोई जुर्म कर लिया। इवन अदालत में इस तरह के केसेस आते हैं तो एक अजीब गरीब सिचुएशन पैदा हो जाती है क्योंकि उस बंदा तो वो तो सो रहा था, उसे मालूम ही नहीं उसने जुर्म कर लिया। लेकिन ये एक उलट चीज़ है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जिस्म जो है वो मफलूज है यानी पैरालाइज है वो सिस्टम के थ्रू, लेकिन किसी वजह से हुआ ये कि आपका जब माइंड यानी आप बेदार हुए तो जो कि जिस्म को फौरी तौर पे बेदार हो जाना चाहिए था, पैरालाइज जो उससे निकल आना चाहिए था वो नहीं निकला और उसके ना निकलने की वजह से अब आप उसी यानी उस मफलूज हालत में, स्टेट में ही है, मफलूज हालत में। ये मेरे साथ हुआ। अब क्योंकि मैं जाती तौर पे इसको इसलिए ज़्यादा बेहतर बयान कर सकता हूँ। तो कैसा वो फीलिंग कैसी होती है? बेबसी का आलम होता है। देखिए, एक कोई भी वाक़या जो है वो शदीद खौफ का बायस बनता है अगर आपके पास उससे मुतल्लिका इल्म ना हो। ठीक है, मतलब आप ये समझें कि बेइल्मी जो है वो खौफ को मल्टीप्लाई करती है। अदरवाइज तो आपको अगर मुझे मालूम है इल्म नहीं था, ये मुझे इल्म नहीं था, मतलब ये मैं बहुत ही ये बात कर रहा हूँ आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब मुझे तो नहीं आइडिया था और बाकायदा मैं इस तरह के आइडियाज को लेके फिरता रहा कि ये यकीनन कोई साया, यकीनन कोई समथिंग सुपरनैचुरल, और इसके अलावा आपके पास और ताबीर ही नहीं होती। आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया? नहीं, उस वक्त नहीं किया था क्योंकि सेंसेस में यही आता है ना कि ये कुछ ऐसी ताकतें हैं, कोई जिन भूत टाइप की चीज है। लेकिन उसमें ये होता था कि मुझे कुछ आहिस्ता किसी एक बंदे से बात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छी टिप दी, वो बिल्कुल उस पर यानी वो काम करती है। आप ये करें कि अगर आप जितने भी है वो 20 सेकंड से लेके फ्यू मिनट्स तक अगर आप इस तरह मफलूज हो ही गए हैं तो फिर आप एक तो अपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है कब से निकल आना। दूसरा ये है कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पे आपकी ये वाली जो फिंगर है, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत ही इसकी मूवमेंट आसानी से हो सकती है तो कोई भी ऐसी चीज़ को आपने हल्का सा मूव करना है। ठीक है, पूरी कंसंट्रेट करें। आप पूरे मफलूज हैं लेकिन आप पूरी कंसंट्रेट करें कि आपकी ये जो फिंगर है ये हल्की सी मूव कर जाए। बेसिकली अगर बॉडी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पार्ट भी छोटे से छोटा कोई भी यानी जिस तरह ये फिंगर है हल्का सा मूव कर जाए तो ये बेसिकली कॉग्निटिव मूव है ना, कॉग्निशन की मूव है। यानी आप माइंड आपका बेदार हो गया और अब मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू आपने हल्का सा ये मूवमेंट दे दिया। जैसे आप मूवमेंट देते हैं तो फिर उस सिस्टम पूरे को धचका लगता है कि ये क्या है, ये बंदा तो यानी एक्चुअली बेदार हो चुका है, कि जाग रहा है, बॉडी उसको वेकअप कर देता है। हाँ। तो वो एक ये इसका एक ये तरीका है। और दूसरा ये है कि इसको किसी सूरत में भी आपने खौफ ज़्यादा नहीं होना, मतलब इसमें पैनिक नहीं करना, वो उस तरफ नहीं जाना कि ये कोई भूत है, चुड़ैलें और इस तरह की चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इशू है और इसमें इसकी जो ज़्यादा देखा गया है कि वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो किसी ट्रॉमा से गुजरे, डिप्रेशन, ठीक है, और डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी, और ये वो तमाम तो हमारे 99% अदर लोगों को होना चाहिए बिकॉज़ हर दूसरा आदमी डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में मुब्तला है। अगेन फिर वो एक अदबी सी टर्म्स के तौर पे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर बंदे को डिप्रेशन या एंजाइटी है, लेकिन टेक्निकली शायद इतने नहीं होते। मतलब उसकी सिवियरिटी है ना, वो कितने सिवियर है डिप्रेशन, या वो एक्चुअली उसको डिप्रेशन कहा भी जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। हम सम टाइम वो टर्म्स को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वाकई एक्सट्रीम आपको कोई डिप्रेशन के शिकार हैं या आपको एंग्जाइटी है या आपको किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनमें इसका चांसेस जो हैं
वो ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही आप उनमें से निकलते हैं तो ये भी कुछ बेहतर हो जाता। आप इसी चाहे उंगली को थोड़ा सा इस तरह हिलाने की कोशिश कीजिए, कुछ अरसे के बाद आपको लगेगा कि जैसे ही आप ट्रैप हुए हैं, जैसे ही आप इसको हिलाते हैं तो आप उस स्लीप पैरालिसिस से निकल आते हैं। बस आपने हिम्मत करके अपनी ये वाली उंगली को किसी चीज की और मदद से हिलाना है। आपने एक तो ये चीज़ है, ये तो वो है जिसको हम कहते हैं कि वक्ती एक हल है, लेकिन इसका परमानेंट हल ये है कि आप जिस डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं या किसी ट्रॉमा में हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग से करवाएं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप उसमें से इन चीज़ों में से निकल आएंगे। बट टेक इट नॉर्मल, मेरा मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको सर पे हवा बना ले और सर पे सवार कर ले, वो ना करें, बिल्कुल टेक इट नॉर्मल। और सुपरस्टिशियस बिल्कुल ना हो अगर आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, क्योंकि हर चीज का इलाज है। एग्जैक्टली। और इसके मेरा ख्याल है कि इस पे अगर आपको ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है तो फिर इसमें कोई मजायका नहीं अगर आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ठीक है, तो वो फिर आप वो एक्चुअली ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसका रीजन आपकी वजह से क्या है, तो उस रीजन को जब खत्म करेंगे तो बहुत हद तक आप ठीक हो जाएंगे, इसका ये कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। एक्सप्रेसो में एक बार फिर खुशामदीद। और कहा यह जाता है कि मुंह और दांतों की सेहत ही अच्छी सेहत की जामिन होती है। अगर आपके मुंह में, दांतों, दाढ़ों में खला हैं, कैविटीज़ के मसाइल हैं, मसूड़े सोजिश का शिकार है, उनसे खून रस्ता रहता है, तो आपकी सेहत को खतरा लाक हो सकता है। और लातादाद अक़साम के जो जरासीम है ये मसूड़ों की पॉकेट्स में डेरा लगा लेते हैं और वो खून की बारीक शरियानों में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह वो सांस, दिल, गुर्दे और जोड़ों में तकलीफ का भी बायस हो सकते हैं, क्योंकि दांत ही खुराक को चबाकर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में ओबियसली दाखिल करने के काम आते हैं। और कल दुनिया भर में मसूड़ों और दांतों की सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और इस दिन को मनाना जाएगा कल, चूंकि हमारा शो नहीं होता, इसलिए आज हम इस मौजू पे प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद मुर्तज़ा रज़मी साहब, जो कि कंसल्टेंट है आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डेंटिस्ट्री में। हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। हमें लगता है कि दांत ब्रश करना बस यही हमारी जिम्मेदारी है। तो कल का दिन जो मनाया जाना है, बेसिकली इसका थीम क्या होगा, लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दी जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आपने मुझे मदद किया। ओरल हेल्थ डे फेडरेशन डेंटिस्ट इंटरनेशनल ने 20 मार्च को सिलेक्ट किया 2013 में। जी। ये 20 मार्च का जो एक कैलकुलेटेड टाइम है उसका समय बता दूं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि 3 साल के बच्चे के 20 दांत होने चाहिए, तो 320 हो गया। एक अडल्ट के 32 दांत होने चाहिए और 0 कैविटी होनी चाहिए, तो 320 हो गया। ये इसकी एक पीछे बैकग्राउंड है कि 20 मार्च की क्यों है, कोई और दिन क्यों नहीं। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर बेसिकली सेलेक्ट करने का और तयन करने का कि एक दिन ओरल हेल्थ डे रखा जाए, उसकी वजह यह है कि कम से कम साल में हम एक दफा, हर साल कम से कम एक दफा हम इस बात का अहद करें अपने आप से कि हम अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखेंगे, और साथ साथ हम अपने जो हमारे साथ लोग हैं हम उनको भी अवेयरनेस देंगे कि वो भी अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखें। मुंह की सेहत का ख्याल है क्या? दांत, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, वो कैसे रखा जाए? ब्रशिंग के साथ, ओरल हैबिट के साथ। मसूड़ों की सेहत का ख्याल रखा जाए, वो कैसे? वो भी ओरल हाइजीन यानी कि ब्रशिंग की जाए, और ओरल हैबिट ऐसी चीज ना खाई जाए जो कि मसूड़ों को कमजोर कर दे। और हमारी गाल और जबान की सेहत का, जो कि ज्यादा निगलेक्टेड है, किसी भी किस्म का तंबाकू और छालिया जो है वो हमारे गाल को खराब कर देता है। अगर हम दांतों की सेहत के हवाले से बात करें तो दांतों की सेहत के लिए जरूरी है कि हम सफाई करें, हर खाना खाने के बाद टीथ ब्रश करें। रात को बाद दफा हम घर में नहीं होते और हमारे पास एक जस्टिफिकेशन हम अपने आप को देते हैं क्योंकि हम घर पे नहीं है, इस वजह से हम ब्रश नहीं कर सके। भाई ब्रश नहीं कर सके हैं तो जाएं वॉशरूम में, कुल्ली करें और उंगली से दांतों को साफ करें। अच्छा, जिस वक्त आप दांतों को खुद साफ नहीं कर पा रहे, ब्रश नहीं कर सकते, कम से कम साफ करें, और जब घर जाएंगे तो ब्रश कर लीजिए। रात को सोने से पहले कई लोग ये समझते हैं कि सुबह नाश्ते के बाद नाश्ते से पहले ब्रश कर ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रशिंग रात को सोने से पहले है। अच्छा। और साथ साथ नाश्ते के बाद ब्रश करें, क्योंकि पूरी रात हम खाए पिए होते
और मुंह में कुछ कचरा होता है, डिब्रेस होते हैं, और वो उसके साथ हम सो जाते हैं पूरी रात। एक वेट एनवायरनमेंट होता है, डार्क एनवायरनमेंट होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा चांस हम खुद देते हैं, कोई और नहीं दे रहा, हम खुद दे रहे हैं। जब मैंने बात की हैबिट से, तो हैबिट से मेरा मुतालिक बात यह है, मकसद ये है, हैबिट के अंदर आ जाती है स्टिकी फूड, ठीक है, शुगरी फूड। बच्चे बहुत शौक से शुगरी फूड खाते हैं, उनकी कैंडी कुछ स्टिकी भी होती है। अगर बच्चों को आप कैंडी दे भी रहे तो एक टाइम सेलेक्ट कर लें कि जी शाम के बाद कोई शुगरी फूड घर पे नहीं होगा, कोई बच्चों को टॉफी नहीं दी जाएगी, कोई चीनी या शक्कर वाली चीजें नहीं दी जाएंगी, ताकि उनके पास थोड़ा टाइम हो वो चीजों को कि वो मुंह से गायब हो जाए, खत्म हो जाए। ब्रश कर लें। ठीक, हमने बात की तंबाकू और छालिया की। बहुत उसके साथ ये है कि तंबाकू छालिया हमारे माशरे के अंदर अच्छा खासा एक्सेप्टेबल है, या ये कह लीजिए कि हाईली अनएक्सेप्टेबल नहीं है। छालिया ये तंबाकू का जो अलग भी हो और खास तौर पे कॉम्बिनेशन, ये ओरल कैंसर बढ़ाने के कई गुना चांसेस रखता है, तो उसको हाईली डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अडल्ट्स की थोड़ी सी हम बात कर ले। बच्चों के हवाले से तो आपने बता दिया। एक तो ये कि हमारे जो दांतों की सेहत है, खास तौर पे हम तो डेंटिस्ट के पास उसी वक्त जाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ हो जाती है, सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। यूजुअली हम रूटीन चेकअप तो दांतों का नहीं रखते, इवन हम तो ब्रश तक नहीं करते। कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। तो अडल्ट्स की जो डेंटल हेल्थ है, इसके हवाले से आप कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिकमेंड करते हैं, और खास तौर पर डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए। When should be the first dental visit? तहकीक ये कहती हैं और कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं इंटरनेशनल एसोसिएशंस की कि बच्चे का जब पहला दांत आ जाए तब उसी वक्त से डेंटिस्ट के पास लेके जाना शुरू कर दें। उससे 2-3 चीज़ें होती हैं। बच्चे को भी पता चलता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाए और कोई इंटरवेंशन करना पड़े, तो वो डेंटिस्ट से पहले दोस्ती कर चुका होता है, उसका खौफ डेंटिस्ट से खत्म हो चुका होता है। और बुराई को शुरू में खत्म कर दीजिए। बेसिकली इलाज महंगा नहीं होता, बेहतियाती जो है वो महंगी पड़ जाती है। अगर एक छोटी सी पहले तो बात यह है कि इसकी जरूरत ही ना आए कि दांतों की सफाई करवाई जाए, फिलिंग करवाई जाए, करवाई जाए, इससे ना हो। अगर हो जाए तो बेहतर है कि फिलिंग से गुजारा हो जाए, जैसे कि ट्रीटमेंट बढ़ते बढ़ते लंबा होता चला जाए। सही, ठीक है। और उसका खर्चा भी ज्यादा होगा और वो नेचुरल नहीं है। तो हम जितना नेचुरल स्ट्रक्चर बचा सकते हैं बचाना चाहिए, कंजर्वेटिव रहना चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए स्केलिंग के हवाले से भी। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हमारे दांत वीक हो जाते हैं स्केलिंग कराने से, या दीगर मसाइल होते हैं, उसको भी क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, क्विकली डॉक्टर साहब। ये बहुत अच्छा सवाल है, अगेन गुड क्वेश्चन। और ये काफी मिसकंसेप्शन है इन जनरल पब्लिक के। जी वो आते हैं कहते हैं दांत साफ कराएंगे तो निकल जाएंगे, और उसका एक छोटा सा मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूँ, भाई अगर नहीं निकलवाएंगे, सफाई करवाएंगे तो दांत तो कंफर्म निकल जाएंगे। अगर पहले तो शक है, लेकिन अगर ना कराएंगे तो वो यकीन में बदल जाएगी बात। यकीन में बदल जाएगी बात। इस्लाम के अंदर सफाई की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसको निस्फ ईमान कहा गया है। उसके आगे फिर हमें समझाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी इंपॉर्टेंस मतलब आप रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब। टॉपिक तो ऐसा है कि इस पे काफी देर बात हो सकती है, और ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज भी हैं, तो लेकिन वक्त हमारे पास का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ लाए। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में जरूर इसमें हम बात करेंगे। डेंटल ओरल हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को लाइव शो में, लेकिन कल हमारा बेस्ट होगा। टिल देन, हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।